नमस्कार, मैं श्रेया। शिक्षा की बात हर शनिवार के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी शिक्षक प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। हर शनिवार की तरह एक बार फिर आप सभी शिक्षकों के द्वारा पूछे गए सवालों के साथ हमारे बीच मौजूद हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज का जो सबसे पहला सवाल है जिला पुरुषों के ट्रांसफर से संबंधित है। नमस्कार एससीएस सर, मेरा प्रश्न अंतर जिला पुरुषों के ट्रांसफर से संबंधित है। पिछले एपिसोड 13 में सर आपने कहा था कि केवल अंतर जिला महिलाओं का लिस्ट आना बाकी है, तो क्या अंतर जिला पुरुषों का ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर होगा तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आपको जानकर ही होगा कि आज हम लोगों ने करीब 1,30,000 टीचर्स का हम लोगों ने विद्यालय में पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की है। हम लोगों को करीब 1,90,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और 1,30,000 का एक्चुअल स्कूल अलॉटमेंट शुरू हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया करीब 15 दिन लगेगा और डीओ सब इसी में लगे हुए हैं। डीओ को ये काम दिया गया है और कर रहे हैं। ये बात मैंने कभी नहीं कहा कि पुरुषों का स्थानांतरण नहीं होगा, और जैसा कि आप आंकड़ों से देखते हैं कि करीब इसमें भी हम लोगों ने करीब 8 से 9,000 पुरुषों का नाम इसमें शामिल किया है, पुरुष टीचर। देखिए, जब भी स्थानांतरण किया जाता है तो 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इतनी बड़ी संख्या एक तो है, 1,90,000 है और आवेदन पत्र हैं। हम लोग 2-3 चीज़ें देखते हैं। पहले तो है वैकेंसी होनी चाहिए, जहाँ पे टीचर मांग रहे हैं वहाँ वैकेंसी होनी चाहिए। और दूसरा ये देखते हैं कि जो हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट जो स्टूडेंट टीचर रेशो है, मतलब जो छात्र और टीचर अनुपात है, उसको भी हम लोग ध्यान देते हैं। अभी तक जो ट्रांसफ़र हुए हैं करीब वो 1,30,000 का जो जिला आवंटन किया गया है, अगर उस आंकड़े को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ 20 छात्र पे एक टीचर हैं, और ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ 44 छात्रों पे एक टीचर हैं। तो आप देखिएगा कि पूरे राज्य में कितना, मतलब इस अनुपात में भी अंतर आ गया है कि एक तरफ 20 छात्र पे एक टीचर हो गए, एक तरफ 44 छात्र में टीचर हो गए। वह इस कारण से हुआ है क्योंकि जो टीचर उन ज़िलों में थे जहाँ पे 44 छात्र पर टीचर थे, वो सब ऐसे ज़िलों में चले गए हैं जहाँ पे पहले ही टीचर बहुत ज़्यादा थे। तो एक तो हम लोगों को ये मेंटेन करना पड़ता है। पूरे राज्य का औसतन है 30 छात्र पर टीचर हैं। तो हम लोग को ये नियंत्रण रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि अचानक एक ज़िला ऐसा हो जहाँ पे 10 छात्र हो जाएंगे एक टीचर पे। और जैसे ही ये ट्रांसफर्स होते हैं, देखिए एक चीज़ आपको सभी को सोचना भी चाहिए कि जहाँ से टीचर हटते हैं वहाँ स्कूल बंद भी होने लग जाते हैं। मतलब क्योंकि टीचर की कमी हो जाती है, जहाँ पे 5 टीचर थे अब 2 टीचर हो जाएंगे, तो स्कूल भी बंद होने लगते हैं। तो एक और जहाँ पे टीचर्स की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वहाँ पे सभी को छात्रों की भी समस्याओं को समझना चाहिए। मतलब छात्र भी, मतलब जहाँ उसको 5 टीचर आज थे, जैसे ही वो टीचर स्थानांतरण होकर चले जाएंगे उसके बाद 2 टीचर बच जाएगा, और वही 5-6 क्लासेस जो हैं वो अब 2 टीचर पढ़ाएंगे। तो कितना कठिनाई छात्र को होगा। तो ये सब देखते हुए हम लोग करते हैं। फिर भी हम लोगों ने 1,30,000 टीचर्स अकोमोडेट किए हैं, और सबसे ज़्यादा जो हम लोग का प्रेशर है, जो सबसे ज़्यादा टीचर्स का स्थानांतरण का जो दबाव है, वो है पटना ज़िला में। और पटना ज़िला में इतना ज़्यादा दबाव है, ऐसा लगता है जैसे, मतलब एक अनुमान हम कहेंगे कि 15,000 टीचर जो हैं और पटना की तरफ जिला का ऑप्शन दे चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जैसे ही 15,000 टीचर हम लोग अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट और टीचर रेशो पूरे राज्य का कितना मतलब अजीब हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ पुरुषों ने मांगा, जहाँ पर वैकेंसीज थी, जहाँ जहाँ टीचर्स कम थे, हम लोगों ने वहाँ ज़िलों में पुरुषों को भी हम लोगों ने अकोमोडेट किया। अभी उनके इनबॉक्स में दिख नहीं रहा होगा, 1-2 दिन में वो भी पुरुषों में भी दिख जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वैकेंसीज आती जाएंगी या हम लोग को
दिखने लग जाएंगी, हम लोग करेंगे। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि पुरुषों का नहीं करेंगे, हम केवल यही एक कंस्ट्रेंट है कि हम लोग शिक्षक छात्र अनुपात देखते हैं और वैकेंसी देखते हैं, और जैसे जैसे होगा। लेकिन टीचर्स को भी समझना चाहिए कि छात्रों पर क्या गुजरती है और कितना कष्ट हमारे छात्रों पर होता है। सर, अगला सवाल है, आदरणीय अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग पटना बिहार, ज्ञातव्य है कि आपके द्वारा गठित समिति के निर्देशानुसार पिछले अप्रैल माह में लगभग 17,000 के आसपास शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु जिला आवंटित कर दिया गया है, परंतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अभी भी अपूर्णता की ओर है। महोदय, अनेकानेक शिक्षक व शिक्षिका के पुत्र व पुत्री का नामांकन नए सत्र में नए विद्यालय में होने हैं। विद्यालय आवंटन की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए बैठे अनेक शिक्षक व शिक्षिका अपने पुत्र पुत्री और प्रतिपाल्य का नामांकन नहीं करा पा रहे हैं। महोदय से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि जिन शिक्षक व शिक्षिका का जिला आवंटन हो चुका है उन्हें यथाशीघ्र विद्यालय आवंटित कराने की महती कृपा करें। आपका ही अपना सेवक। देखिए, ये ज़रूर है कि थोड़ा विलम्ब हुआ है सभी को अपना विद्यालय अलॉटमेंट का, लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी शिक्षकों को इसकी प्रक्रिया की भी थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि किस प्रकार कितना कठिन होता है ये स्कूल आवंटन की प्रक्रिया। देखिए, अगर कोई नया टीचर आता है, जैसे TRE 3 आपने देखा होगा, हम लोगों ने प्रखंड मांगा और सबको अलॉट कर दिया। ये बहुत सिंपल प्रक्रिया है कि नया टीचर आया और उसको स्कूल में। लेकिन यदि कोई TRE 1 और TRE 2 जिसको पूर्व में पहले ही स्कूल आवंटित है और वो ऑलरेडी पदस्थापित है, स्कूल में संचालित है, उसका ट्रांसफ़र सबसे डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि उसको उस स्कूल से हटाना है, दूसरे स्कूल में ले जाना है, और 38 जिलों से टीचरों को चलना है, मतलब शिफ्ट होना है, और 38 जिलों में पोस्टिंग करना है। मतलब आप अगर उस शीट को देखेंगे, जब शीट देखते हैं तो बिल्कुल भयावह दिखता है। 1,90,000 टीचर जो पूर्व में किसी व्यवस्था से पोस्टेड थे और अपने अपने ज़िलों में पोस्टेड थे, कोई भी ऑर्डर से, जिस भी ऑर्डर से हो, रैंडम कर दिया गया हो या अन्य है, उस पूरी व्यवस्था को जब हम लोग फिर एक बार रिकैलकुलेट करते हैं और ऑप्शन के हिसाब से 1,90,000 अभ्यावेदन में से हम लोग करीब 1,30,000 हम लोग निकाल पाए हैं। 1,30,000 का मतलब ये है कि 1,30,000 टीचर इधर से उधर जा रहे हैं, मतलब स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहे हैं, ये टीचर उधर से उधर जा रहा है। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो प्रक्रिया है, और उसमें ये भी देखना है कि जो टीचर जब जा रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट दूसरा टीचर कर रहा है नहीं कर रहा है। पता चला मैथ्स का टीचर चला गया एक स्कूल छोड़ के, दूसरा मैथ्स का टीचर पहुंचा नहीं, या फिर प्राइमरी में 5 टीचर में थे, 3 टीचर चले गए, पता चला 3 टीचर रिप्लेस नहीं हुए। तो एक किसी स्थापित व्यवस्था जिसमें पहले से ही किसी व्यवस्था में पोस्टिंग TRE 1 TRE 2 हो गया हो या अन्य जो पोस्टिंग हो गया हो, उस पूरे पोस्टिंग व्यवस्था को फिर से अभ्यावेदन के हिसाब से मतलब उनके प्लेस ऑफ पोस्टिंग को परिवर्तित करने में बहुत मेहनत लगता है, और ये केवल एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो सकता है कि लोग अपना करेंगे। और हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, जैसे कि मैंने पहले प्रश्न में बताया, और सभी को 23 से 30 तक नए स्कूल में ज्वाइन करना होगा, और 20 तारीख को सभी के ई-शिक्षा कोश के जो ऐप है, जो उनका वेबसाइट है, उसमें आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल जाएगा, और इसी हिसाब से वो अपना प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन टीचर्स को ये समझना चाहिए कि एक स्थापित पोस्टेड व्यवस्था जहाँ पे पहले ही पोस्टिंग हो गई हो, और जहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे टीचर ऐसे भी थे जो सोचे भी नहीं होंगे कि 3 साल पहले इनका ट्रांसफ़र हो सकेगा, और ये उम्मीद नहीं होगी, लेकिन हम लोगों ने उन संवेदनशील होकर उनसे आवेदन पत्र लिए, उनके कष्ट समझे, और हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग जहाँ तक संभव हो करेंगे, और हम लोगों ने 1,30,000 टीचर्स का सिलेक्शन किया और पोस्टिंग कर रहे हैं। और जो बच गए हैं
वह भी निराश नहीं हो। हम लोग बाद में अब फिर रिकैलकुलेट करेंगे, जब सब टीचर्स पोस्टेड होंगे एक बार रिकैलकुलेट करेंगे और फिर वो पोस्टिंग का फिर हम लोग प्रक्रिया आरंभ करेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि जो छूट गए हैं किसी कारण से, पूर्व के TRE 1 TRE 2 और सक्षमता हो, वो अपना एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हैं और रीअप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने कहा है। तो हम लोग बहुत ही संवेदनशील रहते हैं टीचर के उद्देश्य से, बट यह भी एक बैलेंस बनाना पड़ता है। एक और टीचर के कष्ट का को ध्यान रखना पड़ता है और दूसरी ओर बच्चे का भविष्य का भी ध्यान रखना है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बच्चे का 2 करोड़ बच्चे को टीचर मिले, उनको पढ़ाने वाला टीचर मिले, वो हमेशा वो चिंता में रहती है। टीचर का ट्रांसफ़र बड़ा आसान काम है, लेकिन बच्चे को एक शिक्षक देना ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो ये बैलेंस बनाकर हम लोग चलते हैं, इसलिए टीचरों को निराश नहीं होना चाहिए। सरकार संवेदनशील है और मैं चाहूँगा कि वो लोग सभी टीचर्स नए पदस्थापन स्थान पे जब जाएंगे तो नए बच्चों को पढ़ाएंगे और उनका भविष्य देखेंगे। सर, एक अनिल कुमार सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक, आदर्श बालिका +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ से हैं। कहते हैं, एसीए सर को सादर प्रणाम। आपका व्यक्तित्व संवेदनशीलता और शिक्षा में सुधार के प्रति आग्रह प्रेरित एवं प्रभावित करता है। सर, मेरे 2 सवालों में प्रथम सवाल है कि क्या विद्यार्थियों को DBT के माध्यम से राशि उपलब्ध कराकर बाजार से किताबों की खरीद की व्यवस्था की जा सकती है? सर, मेरे विद्यालय को PM श्री विद्यालय बना दिया गया है। दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि विभाग PM श्री विद्यालयों की व्यवस्था के संदर्भ में विभाग क्या सोच रखती है? देखिए, पहले किताबें छपती थी और विलम्ब होता था, और ऐसे भी हुआ कि सत्र शुरू होगा नवंबर में जाके किताबें में मिली हैं कुछ सालों में। लेकिन फिर सरकार ने सोचा कि चलिए DBT कर देते हैं। देखिए, DBT में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो किताबें मिलना बाज़ार में, और समय पे इतनी सारी किताबें मिलना, मतलब आप समझ सकते हैं 2 करोड़ बच्चे हैं और बच्चों को किताब नहीं मिली, बाज़ार में भी किताब उपलब्ध नहीं हुई, पब्लिशर्स ने प्रिंट नहीं किया और बड़ी ख़राब किस्म की क्वालिटी की किताब मिली। ऐसे भी हुआ कि बच्चे पुरानी किताबें इधर उधर से बोरो करके लिए। लेकिन अब ये व्यवस्था है कि किताबों की छपना की प्रक्रिया जो है वो परिवर्तित हो गई है। आप देखेंगे, हम लोगों ने अब कल ही मेरी समीक्षा हुई और हम लोगों ने 1 अप्रैल 2025 में जो किताबें दी जानी हैं उसकी छपाई पर निर्णय अब कल ही हम लोगों ने ले लिया कि कल हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक प्रक्रिया आरंभ की जाए और वो 1 अप्रैल 2026 में बटनी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा प्लानिंग इसका होता है, ताकि हम लोग का ये है उद्देश्य है कि सत्र शुरू होने से पहले, मतलब 1 अप्रैल जो स्कूल क्लास शुरू होगी उससे पहले कम से कम 1 महीने पहले किताबें पहुंच जाएं। और इस बार चुनाव भी है बीच में, तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी शुरू किया है कि किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, समय पे किताबें छप जाएं, ताकि 1 अप्रैल 2026 में ये किताबें, नई किताबें मिल जाएं। और साथ ही साथ जो किताबों में परिवर्तन भी करना है, रिवीजन हर साल होता है, तो इस साल किताबों का रिवीजन भी शुरू हो गया है और करीब हम लोग को लगता है कि सितंबर 1 से किताबें एक्चुअली प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी और किताबें पहुंचने लग जाएंगी स्कूल में करीब जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो समय पे आपको किताब मिल जाएंगी। इसलिए DBT पर ज़्यादा हम लोग जोर नहीं देते हैं कि समय पे किताब जब मिल ही रही है तो मेरे ख्याल से शिक्षकों, विद्यार्थियों को कठिनाई नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने कहा PM श्री। ये PM श्री जो विद्यालय हैं ये भारत सरकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसके अंतर्गत जो स्कूल हैं उसको एक आदर्श स्कूल बनाना है। उसके बिल्डिंग कंप्लीट होने हैं, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट होना है, इसके लेबॉर्ट्रीज कंप्लीट होने हैं, साथ ही साथ उसके म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, सारे मतलब सभी उसके आयाम उसका कंप्लीट करने हैं। और साथ ही साथ टीचरों का प्रशिक्षण है और उसका जो सॉफ्ट स्किल्स हैं स्कूल में सभी देना है। तो एक परिपूर्ण, मतलब फुल कंप्लीट स्कूल इन ऑल रिस्पेक्ट, वो बनाने का उद्देश्य है और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी योजना है PM श्री।
हम लोग तो चाहेंगे कि और ज़्यादा हो, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार और सैंक्शन करे। लेकिन इस साल काफ़ी संख्या में पीएम श्री स्कूल सैंक्शन हुए हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने शुरू कर दिया। अगला सवाल डॉक्टर संतोष कुमार राणा एवं समस्त विख्यातागण डायट रामबाग मुजफ्फरपुर से। कहते हैं, महोदय सादर नमस्कार। हम डायट रामबाग मुजफ्फरपुर के विख्यातागण यह जानना चाहते हैं कि जब हमने सेवा पुष्टि हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा कर दिए हैं, विभागीय प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन किया है तथा निरंतर निष्ठा व कर्तव्य परायणता के साथ शैक्षिक कार्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं, तो क्या विभाग अब हमारी सेवा पुष्टि की प्रक्रिया जो विगत 5 वर्षों से लंबित है को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु आवश्यक और प्रभावी कार्रवाई करेगा? आपकी सकारात्मक एवं शीघ्र पहल की हम अपेक्षा करते हैं। देखिए, ये बड़ा दुखद बात है कि 5 साल हो गए हैं और सेवा संपुष्ट नहीं हुई है। तो जिसने भी विलंब किया उस पर तो कार्रवाई होगी और मैं चाहूँगा कि अगला 1 सप्ताह में इनका समाधान हो जाए। और हम लोग का हमेशा ये रहा है कि जो सेवा पुष्ट है, सेवा संपुष्टि है, अगर कागजात सभी पूरे हो गए होंगे तो संपुष्टि समय पे हो, ऐसे विलम्ब नहीं हो। और विलम्ब होगा तो संबंधित पदाधिकारी या कर्मचारी जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन काम भी हो जाना चाहिए और 1 सप्ताह में इसको हम लोग करवा देंगे। अगला सवाल अनिल कुमार पांडे, माध्यमिक शिक्षक, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय धुरलक समस्तीपुर से। माध्यमिक स्तर के गणित विषय को सुलभ व सरल बनाने के भविष्य में विभाग की कोई योजना है? जैसे गणित विषय के शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण, अभ्यास पुस्तिका का विभाग द्वारा बच्चों के लिए उपलब्धता, आधुनिक तकनीक के उपयोग की संभाव्यता या अन्य? देखिए, मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं पिछले बहुत सारे एपिसोड में मैंने कहा है, हम लोगों ने पिछले बार 100 दिन वाला कैंपेन भी चलाया था कि 100 दिन केवल मैथ्स और रीडिंग की क्लासेस, पहले क्लास और दूसरी रहेगी। हम लोगों ने एक FLN भी हम लोगों ने डेवलपमेंट प्रोसेस किया, बहुत सारे FLN किट्स भी डेवलप हुए। और हम लोगों का है कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट है, बहुतों को कठिन भी लगता होगा, लेकिन FLN किट के माध्यम से उसको सरल बनाया जा सकता है और लर्निंग भी ईजी बनाई जा सकती है। और मैं पिछली बार जब ACRT में एग्जीबिशन में गया था तो बहुत अच्छे इनोवेटिव FLN किट्स भी थे जो मैथ्स से संबंधित थे, केवल मैथ्स से संबंधित थे। और मैं चाहूँगा ACRT इसको प्रचार प्रसार करे और टीचर्स का ट्रेनिंग दे, और टीचर्स के ट्रेनिंग में कम से कम ये FLN किट्स कैसे मैथ्स पढ़ाए जाएं इस पर विशेष ध्यान दें। और साथ ही साथ SCRT में भी हम लोग इस बार जो टीचर्स ट्रेनिंग का जिस साल का सत्र है उसमें FLN और मैथ्स और रीडिंग एबिलिटीज़ बच्चों में कैसे डेवलप की जाए इस पर ट्रेनिंग पे हम लोग जोर देंगे। सर, अगला सवाल भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मध्य विद्यालय कर्मा, गुरारू गया, BPSC TRE 2 द्वारा चयनित गणित विज्ञान का शिक्षक है। महोदय, आपका ये हर शनिवार का संवाद करना काफ़ी सराहनीय है और हमें आपसे जुड़ने और आपको सुनने का मौका मिलता है, जिससे पूरा शिक्षक समाज काफ़ी लाभान्वित होता है। महोदय, बिहार में ट्यूशन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि बच्चे स्कूल ना आकर वहाँ जाते हैं, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार को मालूम है कि काफ़ी सारे ट्यूशन टीचर स्कूल के समय में ही क्लासेस चलाते हैं। इस वजह से काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं आते। इस पर सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? मैं पिछले साल से अब तक कई बार गांव में जाकर और पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके लोगों को समझा चुका हूं, परंतु अभी भी बहुत सारे बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि जो ट्यूशन है, स्कूल अवधि में कोई भी सरकारी स्कूल में नामांकित छात्र ट्यूशन में नहीं जाए, और सरकारी शिक्षक उस अवधि में ट्यूशन में क्लासेस नहीं ले सकते हैं। यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, और यह भी प्रतिबंधित है कि कोई भी सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल प्रतिबंधित है। और यदि कोई शिक्षक जानबूझ के और इस मतलब जबरदस्ती या जानबूझ के इस रूल का उल्लंघन करता है कि मतलब वो सरकारी शिक्षक जो है वो किसी ट्यूशन क्लास मतलब ट्यूशन कोचिंग सेंटर में पढ़ाएगा, तब तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी।
उसका काम ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, सरकारी स्कूल में स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाए। यह बिल्कुल अलाउड नहीं है कि कोई भी सरकारी टीचर किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाएंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हूँ और इस संबंध में हम लोग स्पष्ट निर्देश भी देंगे। और कोई कंप्लेंट आएगा तो उस पर तो कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि यह हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक कोई स्टूडेंट मतलब यह देखे कि अपना टीचर ही जब चला गया ट्यूशन पढ़ाने तो वो भी चला जाएगा, स्वाभाविक है। तो यह पब्लिक को भी अलर्ट होना है और बाकी टीचर्स को भी अलर्ट होना है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल में जो नामांकित छात्र हैं वह ट्यूशन सेंटर में नहीं जाएंगे ट्यूशन अवधि में, मतलब सॉरी जो स्कूल अवधि में। स्कूल का अवधि के बाद वो अपना ट्यूशन जहाँ लेना लें और प्राइवेट टीचर अपना जो पढ़ाना पढ़ाए, वो हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट है। और हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फ़ोटो बेस्ड अटेंडेंस शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स का भी। तो जल्दी जैसे लौटेंगे अपने समर वेकेशन से, तो स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हम लोग कंपलसरी कर देंगे। तो यह हम लोग यह टॉलरेट नहीं करेंगे कि स्टूडेंट्स क्लास मिस करें, क्लास से गायब रहें या अन्यथा कहीं घूम रहे होंगे। ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टूडेंट्स का भी हम लोग समर वेकेशन के बाद शुरू कर देंगे। सर, अगला सवाल है। नमस्कार एसीएस सर, मैं राशिद आलम यूएमएस भीमाइन खैरा जमुई में उर्दू टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। सर, मेरे स्कूल में उर्दू के स्टूडेंट हैं, उर्दू में पढ़ाई भी होती है, लेकिन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर उर्दू सब्जेक्ट का नहीं आता है। मजबूरन संस्कृत सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेना पड़ता है। कृपया इसका सॉल्यूशन कीजिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है और मैं ये चेक करूँगा कि उर्दू का पेपर क्यों नहीं गया। उर्दू का अगर पढ़ाया जाता है तो उर्दू का पेपर जाना चाहिए, संस्कृत का पढ़ाया जाता है तो संस्कृत जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि उर्दू पढ़ के संस्कृत लिखेगा या संस्कृत पढ़ के उर्दू है, नहीं, ये गलत, बिल्कुल गलत। और जहाँ पर भी लापरवाही हुई है मैं इसको चेक करूँगा। सर, अगला सवाल नरेश कुमार निराला जिलाधिकारी से पुरस्कृत विशिष्ट शिक्षक आदर्श प्राथमिक विद्यालय केवला से कहते हैं, जी नमस्कार सर, शिक्षा की बात शनिवार मेरा प्रश्न है कि वर्ष 2007 में हजारों नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोला गया और सैकड़ों प्राथमिक को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय बनाया गया, जो काफ़ी सराहनीय कार्य रहा। अभी भी बहुत से ऐसे पंचायत हैं जहां नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोलने की अति आवश्यकता है और ऐसे कुछ प्राथमिक विद्यालय भी हैं जिसे उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय बनाने की जरूरत है। कई ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय 7 वर्ष पूर्व बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी उस भवन में कक्षाएं संचालित नहीं हो रही है। जैसे सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय भीमपुर का 3 मंजिला भवन जो लगभग 7 वर्ष पूर्व बनकर तैयार है, लेकिन आज भी उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकार और विभाग नए प्राइमरी स्कूल खोलने और कुछ प्राइमरी स्कूल को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने और भवन बने उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा संचालित करने पर क्या विचार रखती है? देखिए, जो स्कूल की बात कर रहे हैं जहाँ बिल्डिंग बन के तैयार है और संचालित नहीं हुआ, मैंने डीओ से बात की और डीओ ने कहा कि क्योंकि जिस कारण से जब हेडमास्टर को आदेश दिया गया था उसने वहाँ अपना स्कूल शिफ्ट नहीं किया, जिसके कारण से डीओ पे जो हेडमास्टर है उस पर कार्रवाई भी हुई। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, जो डीओ ने कहा कि वहाँ पे पानी जमता है या रोड का कोई इश्यूज़ है, उसने बहुत सारे कारण बताए, तो मैंने उसको स्पष्ट कहा है कि सोमवार से स्कूल शुरू हो जाना चाहिए और सोमवार से क्लास का संचालन स्कूल में हो जाना चाहिए। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है और अगर नहीं होगा तो मैं डीओ पे कार्रवाई कर दूँगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर स्कूल बनकर तैयार होगा तो शुरू हो जाना चाहिए और क्लास से शुरू हो जानी चाहिए। कोई कारण नहीं होना चाहिए कि वहाँ स्कूल नहीं हो। दूसरा है कि हम लोग अभी भी बहुत सारे कई जगह दिखते हैं कि प्राइमरी स्कूल का अभाव है। अभी हाल ही में मैं नवादा गया था, तो जो कोडरमा का बॉर्डर है, ज़िले हैं पहाड़ों पे, कुछ लोग वहाँ से आए थे और वो अपने गांव में प्राइमरी स्कूल की मांग कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ स्कूल होना चाहिए। तो ऐसे सब क्षेत्र जहाँ पे प्राइमरी स्कूल पहाड़ी इलाके हैं और
जहाँ पे 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले क्षेत्र हैं, तो हम लोग उस जितने भी ऐसे रिमोट लोकेशंस हैं और जहाँ पर प्राइमरी स्कूल नहीं है, जो सरकारी नॉर्म है, हम लोग का सरकारी नॉर्म है और हम लोग का सरकार का लक्ष्य है कि प्राइमरी स्कूल्स हों, और जहाँ पर भी बच्चे ज़्यादा हैं या हर पंचायत में हम लोगों ने ऑलरेडी हाई स्कूल में उत्क्रमित कर दिया है और कोशिश करेंगे कि प्राइमरी स्कूल को भी हम लोग कम से कम मिडिल स्कूल में उत्क्रमित करेंगे। सर अगला सवाल कहते हैं, मेरा नाम संतोष कुमार, ग्राम पोस्ट सरौनी कला, थाना बिहारीगंज, प्रखंड ग्वालापारा, मधेपुरा जिला से हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए आपके उत्कृष्ट कार्य को सादर प्रणाम सर जी। जब से बिहार में शिक्षा का पद आप और के पाठक सर जी संभाले हैं, तब से बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है। मुझे आप पर बहुत गर्व है सर जी। महोदय से मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद एवं कला प्रशिक्षण भी अनिवार्य है, जिसमें बच्चों को खेल तो कराया जाता है किंतु कला नहीं सिखाया जाता है, जबकि शिक्षा और कला एक दूसरे का पूरक है। इस प्रकार सर जी से मेरा इच्छा यह है कि जून महीने में जो ग्रीष्मकालीन 20 रोज विद्यालय बंद रहेंगे, तो उस बीच में बेरोजगार कलाकार के द्वारा कला प्रशिक्षण, चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तशिल्प, पेपर क्राफ्ट दिया जाए, तो बच्चों चिलचिलाते धूप से बचे रहेंगे और कला भी सीखेंगे। एक बार फिर आप मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर जी से सादर प्रार्थना है कि बेरोजगार कलाकार को कुछ मानदेय पर ग्रीष्मावकाश विद्यालय में कला प्रशिक्षण शुरू करने की कृपा की जाए। पूरा ईमानदारी के साथ प्रशिक्षण देंगे। इस मानदेय से हम जैसे गरीब कलाकार की आगे पढ़ाई जारी रह सके। मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे पिताजी पैर से विकलांग हैं। मेरा इच्छा है कि हम ललित कला शिक्षक बने। नहीं, सुझाव तो बहुत अच्छा है और स्कूलों में संपर्क कैंप, टीचर्स तो सब छुट्टी पे चले जाएंगे और जैसे कि मैंने कहा कि सभी लोग अपना ग्रीष्म अवकाश में जाएंगे, लेकिन इस प्रकार के जो स्थानीय लोकल कलाकार हैं समर कैंप्स ज़रूर चला सकते हैं गांव में। और हम लोग कुछ प्लान आउट करते हैं कि हम लोगों ने कुछ NGOs को भी कहा है समर कैंप्स चलाने को, और एक व्यवस्था विकसित करते हैं कि बाकी गांव में भी कला, म्यूज़िक, डांस और स्पोर्ट्स का समर कैंप्स चले और आर्ट और क्राफ्ट का भी कुछ कोशिश करते हैं। लेकिन आइडिया अच्छा है और सुझाव अच्छा है, इस पर मैं कुछ वर्कआउट करता हूँ। एक सवाल है सर, नमस्ते। मैं शशिकांत कुमार, प्राथमिक विद्यालय ताती टोला, बभन, गामा, जिला खगड़िया से में 2014 से शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे समाज सेवा करना अच्छा लगता है। सरकार के द्वारा किसी प्रकार की योजना सरजमी तक लाना एक कठिन परिश्रम है। बदलते समय में हर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के कारण सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। सर, अब मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रथम कक्षा से नीचे 2 कक्षा का संचालन करने की चर्चा है, जिसमें आंगनबाड़ी प्रत्येक वार्ड में संचालित किया जाता है और आंगनबाड़ी में 2 महिला स्टाफ सेविका और सहायिका होते हैं। छोटे बच्चों का प्रथम स्कूल आंगनबाड़ी ही होते हैं, परंतु मध्यम वर्ग के बच्चे प्ले स्कूल जाते हैं। आंगनबाड़ी में 2 महिला स्टाफ, सेविका और सहायिका का कार्य। सेविका प्रधान संचालनकर्ता एवं सहायिका बच्चों को लाना और मध्याह्न भोजन बनाकर खिलाना। सेविका द्वारा 16 से 20 पंजी का संधारण करना होता है। स्टाफ उपस्थिति पंजी, अन्नप्राशन पंजी, गोद भराई पंजी, भंडार पंजी, टीकाकरण पंजी, सामाजिक बैठक पंजी, दूध वितरण पंजी, राशन वितरण पंजी, बालबाड़ी बच्चा उपस्थिति पंजी, विवाह पंजी, विवाह, मृत्यु एवं जन्म पंजी, महिला मंडल बैठक पंजी, सर्वे पंजी, निरीक्षण पंजी, वजन पंजी, मुख्यमंत्री कल्याण कन्या उत्थान योजना पंजी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पंजी, जिसमें सेविका क्या क्या करे। सरकार की शिक्षा और पहल में जन्म के बाद 3 से 6 साल में के बच्चों को बालबाड़ी में शिक्षा दी जाती है, जिसमें शैक्षणिक गतिविधि के लिए स्टाफ की कमी है। सर, मेरा ध्यान शिक्षा सेवा की ओर है।
वह अपने टोला से या विद्यालय के पोषक क्षेत्र के टोला से बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना और पोषक क्षेत्र में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का दायित्व है, जिसमें यह मेरा मानना है कि सर की टोला सेवक या शिक्षा सेवक को आंगनबाड़ी में बालवाड़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्रावधान लाने की आवश्यकता है। क्योंकि सर एक सरकार की योजना को मैं समझना चाहता रहा हूँ कि एक वार्ड में प्रायः एक आंगनबाड़ी होते हैं, प्रत्येक वार्ड में 80 से 100 बच्चे रहते हैं, परंतु आंगनबाड़ी में बालवाड़ी में 40 बच्चों का नामांकन किया जाता है, शेष बच्चे इधर उधर रह जाते हैं, जिस कारण जब वह बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसे पढ़ना और विद्यालय जाना अच्छा नहीं लगता है। सर अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में सरकारी विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति ठीक ठाक हो गई है और शिक्षक सेवक को बालवाड़ी में बच्चों को पढ़ाने के लिए समय का प्रावधान लाना चाहिए। देखिए, ये ज़रूर जो सुझाव करता है, उन्होंने आंगनवाड़ी में जितने प्रतिवेदन और प्रपत्र भरने पड़ते हैं, मैं भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रिपोर्ट्स और कागजात किसी आंगनवाड़ी सेविका को भरने पड़ते हैं। मैं भी बहुत आश्चर्य रहा और बहुत अच्छा उन्होंने जानकारी दी। हम लोग का ये जो कार्यक्रम है उसमें ये है कि जितने भी हम लोग आंगनवाड़ी के बच्चे हैं वो तो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, 40 बच्चे जैसे कहा, और बाकी बच्चों को प्री स्कूल के रूप में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें रखने का प्रावधान है। और हम लोग ने शुरू ही किया अभी कि जितने भी नॉन आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी में बच्चे नहीं हैं, उनको प्ले स्कूल के रूप में प्राइमरी स्कूल में रखा जाए, और जिसको कहते हैं प्री प्राइमरी, और उसमें रखने के बाद 2 साल रखने के बाद फिर वो बच्चे अपना स्कूल में आ जाएंगे। तो ये व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया और ऑलरेडी हम लोग बहुत स्कूल में शुरू कर चुके हैं, और मैं ज़रूर इसका रिव्यू करूँगा कि सभी प्राइमरी स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस भी हों जहाँ पे ये सब बच्चे रहें, और साथ ही साथ आंगनवाड़ी में तो है ही हैं बच्चे, तो ये रिव्यू करूँगा। और ये अच्छा सुझाव था कि जो टोला सेवक हैं, तालीमी मरकज़ हैं और अन्य जो साधन सेवी सब हैं, तो ये सब इसमें सहयोग कर सकेंगे, और बच्चे कम से कम प्राइमरी स्कूल से पहले 2 साल पहले ही स्कूल में कम से कम 1 घंटा आएँ और बैठें और जाएँ। ये व्यवस्था हम लोग लागू करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल एक शिक्षिका प्रखंड पोठिया किशनगंज से हैं। महोदय, मैं 14 वर्षों से प्रभार में हूँ। आए दिन बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए नए नवाचार करती रहती हूँ, परंतु सहायक शिक्षकों द्वारा विद्यालय में कभी उपस्थिति को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई देती है। क्या बच्चों के उपस्थिति की जिम्मेदार केवल प्रधान शिक्षकों की है? क्या ड्रॉप आउट हुए बच्चों को विद्यालय से जोड़ने में वर्ग शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं? देखिए, जैसे कि कहा है कि हम लोगों ने हर क्लास के लिए क्लास टीचर अपॉइंट करने को कहा है, और उस क्लास टीचर की जवाबदेही है कि उसके जो बच्चे हैं वो सभी स्कूल आएँ और मॉनिटर उसको करना है। ये प्रधान अध्यापक का काम नहीं। प्रधान अध्यापक का काम है कि भाई वो इकट्ठा करेंगे आंकड़े, लेकिन हर क्लास का अपना इंडिविजुअल क्लास टीचर है और उसको मॉनिटर करना है कि कौन बच्चा आया, कौन बच्चा नहीं आया, और यह उसका काम है। ये नहीं कह सकता कि भाई प्रधान अध्यापक जाने कि कौन सा बच्चा आ रहा है, जा रहा है। ये हर क्लास टीचर, हर क्लास का टीचर को है। और यह भी हम लोगों ने कहा है कि उसी का काम है मिड डे मील उसको खिलाना, उसी का काम है कि वो मिड डे मील खाया नहीं खाया, अटेंडेंस चेक करना, अटेंडेंस दस्तखत करना, तो सारा काम उसी का है। तो हर क्लास का क्लास टीचर को अपनी जवाबदेही निर्धारित है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला सवाल सर, मैं सुहानी कुमारी वर्ग 7वीं कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला में पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक पुस्तक नहीं मिला है। अब तो कुछ दिनों में गर्मी की छुट्टी होने वाली है। समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे बिना पुस्तक के कैसे पढ़ेंगे। सिद्धार्थ सर से मेरी विनती है कि हम बच्चों को जल्द से जल्द पुस्तक प्राप्त करवाएं। देखिए, मुझे जब प्रश्न आया था तो मैंने टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन में बात की और डीओ पटना से भी बात की, और
देखिए समय पे किताब हम लोगों को उपलब्ध कराना था, क्यों नहीं हुआ ये मैं एक बार चेक करूँगा। लेकिन जहाँ तक आवेदिका का है तो ये मंडे को ये किताब इनको मिल जाएगी। लेकिन ये रिव्यू करूँगा कि समर वेकेशन से पहले कम से कम सारे बच्चों को किताब मिल जाए, ताकि समर वेकेशन में जो भी जिसको समय मिले अपना बैठ के अपना पढ़े। और ये घटना होनी नहीं चाहिए थी, बट मंडे को इसको किताब मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करेंगे कि अब ये डिले नहीं हो। सर आज का आखिरी सवाल, सर लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब तक आएगी? कृपया इस पर संज्ञान लें, आपकी विश्वासी। हम लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं इस पर, हम लोग देख रहे हैं कि क्या वैकेंसीज हैं और क्या है। एक बार देख लेंगे, उसके बाद इस पर निर्णय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी शिक्षा की बात हर शनिवार के साथ।